नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ माविया खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की हालत अब सामान्य बताई जा रही है। ये एक अच्छी खबर आपको दे रहे हैं। दिल्ली एम्स में भर्ती हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। हल्की खांसी के अलावा अब कोई और लक्षण मुख्यमंत्री को नहीं है। मुख्यमंत्री को एंटीबायोटिक और एंटीवायरल दवाएं दी जा रही हैं। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनको दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया था, अब ये अच्छी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य सामान्य है और अब जल्द ही उनको छुट्टी भी मिल सकती है अस्पताल से। 18 दिसंबर को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद उनकी पत्नी और बेटी भी कोरोना संक्रमित पाई गई थी और सभी लोग होम आइसोलेशन में थे। उसके बाद उनको दून अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और दिल्ली एम्स में भर्ती हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पिछले कुछ दिनों से। और अब ये अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि उनकी हालत अब ठीक है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंकित काला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अंकित, क्या जानकारी मिल रही है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की? बताया जा रहा है कि अब हालत ठीक है। ये एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। कब तक उनकी छुट्टी हो सकती है अस्पताल से, अंकित? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो खबरें निकल के आ रही है, जो मुख्यमंत्री के चिकित्सकों ने बताया, तो मुख्यमंत्री की जो हालत है वो उसमें काफी हद तक सुधार हुआ है। डॉक्टर ने तमाम जांचें करते थे, उन जांचों में मुख्यमंत्री की जो स्थिति वो जा रही है। पेटों में इंफेक्शन के चलते उनको 28 तारीख को दिल्ली एम्स में भर्ती करा गया था और उसके बाद से लगातार डॉक्टरों की निगरानी में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का इलाज चल रहा है। और जब जांचें की गई तो उसमें मुख्यमंत्री के सुधार में जो इंफेक्शन की बातें सामने आती है उसमें काफी हद तक सुधार है, रिकवरी अच्छी हो रही है। तो डॉक्टरों का कहना है कि अभी मुख्यमंत्री का जो स्वास्थ्य है उसमें काफी हद तक सुधार है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को डिस्चार्ज कर लिया जाएगा। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा है और 18 तारीख को मुख्यमंत्री समेत जो उनके परिवार हैं के जो अन्य सदस्य हैं वो कोरोना पॉजिटिव आए थे। उनकी बेटी धर्मपत्नी भी उनके साथ दिल्ली एम्स में मौजूद है। इसके अलावा भी तमाम पूरे राज्य भर में मुख्यमंत्री के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की जा रही है। लेकिन जो डॉक्टरों की तरफ से कल जो हेल्थ बुलेटिन जारी करा गया है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री की जो सेहत है वो उसमें काफी हद तक सुधार देखने को मिल रहा है। अंकित, क्या जानकारी मिल रही है? मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का परिवार भी उनके साथ दिल्ली एम्स में ही मौजूद है और उनकी पत्नी और बेटी भी 18 दिसंबर को कोरोना संक्रमित पाई गई थी। तो उनकी हालत को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है और क्या इन सभी लोगों को एक ही जगह पे भर्ती किया गया है या फिर अलग अलग वार्डों में भर्ती हैं ये सभी लोग? देखिए, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को अलग आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया है 7वीं मंजिल में। और इसके अलावा जो उनके परिजन हैं, जो जिसमें धर्मपत्नी उनकी बेटी है, वो भी उनकी देखभाल के लिए दिल्ली एम्स में हैं और मौजूद हैं। डॉक्टर ने बताया है कि जो उनके परिजन हैं उनकी स्थिति काफी हद तक बेहतर है और ऐसे कोई चिंता की बात नहीं है। थोड़ा मुख्यमंत्री के जो फेफड़े हैं उसमें इन्फेक्शन, हल्का संक्रमण फैला हुआ था और उसके बाद उनको दून अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दून अस्पताल के जो तमाम जो चिकित्सक हैं उनकी निगरानी में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का इलाज चला। लेकिन डॉक्टरों की सलाह के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली एम्स में 28 तारीख को भर्ती किया गया था। 2 दिनों के डॉक्टरों की निगरानी में मुख्यमंत्री का जो स्वास्थ्य है उसमें काफी हद तक सुधार देखने को मिल रहा है। तो मानो उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत डिस्चार्ज हो सकते हैं, इस तरीके की उम्मीद भी लगाई जा रही है। हालांकि कब तक डिस्चार्ज होंगे इस पर कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जो रिकवरी है वो काफी हद तक बेहतर हो रही है। अंकित, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का इलाज कितने डॉक्टरों की टीम कर रही है? इसके अलावा जो मुख्यमंत्री के पर्सनल डॉक्टर हैं, क्या वो भी देहरादून से मुख्यमंत्री के साथ ही दिल्ली एम्स पहुंचे हैं, वो भी वहीं पे मौजूद हैं? बिल्कुल, एनएसडी से जो उनके पर्सनल डॉक्टर हैं वो भी उनके साथ हैं। इसके अलावा दिल्ली एम्स की जो डॉक्टरों की टीम है वो भी उनका इलाज कर रही है। तमाम डॉक्टरों की टीमें उनका स्वास्थ्य की जानकारी ले रही है। इसके अलावा सीटी स्कैन और अन्य जांचें भी कराई जा रही है जिसमें कि संक्रमण के स्तर का पता लगाया जा रहा है। तो कल भी जांचें की गई तो उसमें काफी हद तक रिकवरी जो है काफी हद तक बेहतर हुई है। तमाम डॉक्टरों की निगरानी में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का इलाज चल रहा है और उम्मीद यही की जा रही है माविया कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत डिस्चार्ज हो सकते हैं अस्पताल से। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अस्पताल से डिस्चार्ज होकर उत्तराखंड लौटेंगे और अपना कामकाज संभालेंगे। अंकित, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं जल्दी ही आपके पास लौटूंगी।
चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। भारतीय जनता पार्टी के नेता शादाब शम्स और विधायक देशराज कर्णपाल बीजेपी नेताओं के साथ पिरान कलियर पहुंचे। दोनों नेताओं ने दरगाह पर फूल चादर चढ़ाकर मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की कामना की। 18 दिसंबर को मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उनकी पत्नी और बेटी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। हालांकि डॉक्टरों द्वारा सीएम की तबीयत अब सही बताई जा रही है, लेकिन सीएम के स्वस्थ होने की कामना लगातार की जा रही है। वहीं मसूरी में भाजपा मंडल द्वारा हनुमान मंदिर में सुंदर कांड के पाठ का आयोजन किया गया और साथ ही मुख्यमंत्री और उनके परिवार की जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री एम्स में भर्ती हुए हैं। मैं कामना करता हूं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होंगे और अपने काम पर लौटेंगे। आज मैं सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जी के कुशल कामना के लिए यहाँ पर मसूरी मंडल भाजपा द्वारा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर हनुमान जी का सुंदर कांड रखा हुआ और पूरी पूजा अर्चना के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं कि उन्हें कोविड-19 से जो ग्रस्त चल रहे हैं उनके कुशल खेम के लिए जो आज दिल्ली एम्स में भर्ती है, हम चाहते हो कि जल्दी से जल्दी माँ भगवती और हनुमान जी उन पर कृपा करें और जल्दी से जल्दी वो घर वापस आए और जनता की सेवा में। ब्रिटेन से देहरादून लौटे 5 लोग कोरोना पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग ने 5 व्यक्तियों के सैंपल दिल्ली भेज दिए हैं। तो ब्रिटेन से लौटे 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, दिल्ली वायरोलॉजी लैब में भेजे गए हैं। 6 पॉजिटिव सैंपल कोरोना के स्ट्रेन का पता करने के लिए दिल्ली भेजे गए हैं। ये सभी सैंपल कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग ब्रिटेन से लौटे लोगों के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रख रहा है। पिछले करीब 1 महीने में ब्रिटेन से कुल 227 लोग उत्तराखंड वापस लौटे हैं। सबसे ज्यादा देहरादून में 130 लोग ब्रिटेन से लौटे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंकित काला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अंकित, एक चिंता भरी खबर है कि अब उत्तराखंड में भी जो कोरोना का स्ट्रेन है वो पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक बताया जा रहा है कि जो 6 सैंपल हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं किस तरीके से अब जो प्रशासन है वो इससे निपटने के लिए तैयारियां कर रहा है? बिल्कुल, देखिए ये थोड़ा सा एक चिंताजनक स्थिति है। करीब बताया जा रहा है कि करीब 200 से अधिक जो लोग हैं वो ब्रिटेन से उत्तराखंड की तरफ आए हैं और सबसे ज्यादा इसमें से राजधानी देहरादून में ही आए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से ब्रिटेन से हाल ही में आए लोगों की सूची तैयार की जा रही है और उसके मुताबिक जो स्वास्थ्य विभाग है वो विशेष निगरानी में इन सभी लोगों को रख रहा है। इसके अलावा उनकी जांचें भी की जा रही है। 5 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। हालांकि अभी नई स्ट्रेन जो नई बीमारी ब्रिटेन में चल रही है उसका सिम्टम्स तो नहीं मिले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ब्रिटेन से आने वाले लोग हैं उसकी चिंता काफी हद तक बढ़ गई है माविया। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम ऐसे लोगों की जो अभी हाल ही में ब्रिटेन से आए हैं उनकी सूची तैयार की जा रही है और सभी को डॉक्टरों की निगरानी में रखा जा रहा है। और बताया जा रहा है कि 200 से अधिक जो लोग हैं उनके बारे में सूची तैयार की जा रही है। बिल्कुल अंकित, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जितने भी लोग ब्रिटेन से लौटे हैं सबके बारे में पता लगाया जा सके और कितने मामले पॉजिटिव होते हैं इस बात की जानकारी भी निकलकर सामने आए। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम अहम जानकारी हमें देने के लिए। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश की तरह अब उत्तराखंड एसटीएफ का भी गठन होगा। एसटीएफ की टीम तैयार है और टॉप 20 लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। टॉप 20 अपराधियों की सूची तैयार की जाएगी। एसटीएफ ने हर साल 50 फरार अपराधी पकड़ने का टारगेट बनाया है। उत्तराखंड में बड़ी संख्या में बदमाश पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं इन दिनों और अब उन पर शिकंजा कसने की कोशिशें जारी हैं। फरार अपराधियों पर 20,000 से 1 लाख रुपए तक का इनाम है। तब उत्तर प्रदेश की तरह उत्तराखंड में भी एसटीएफ का गठन होने जा रहा है। टॉप 20 अपराधी जो कि फरार बताए जा रहे हैं उन पर शिकंजा कसा जाएगा एसटीएफ के जरिए और 20,000 से लेकर 1 लाख तक के इनाम की घोषणा की गई है इन सभी फरार अपराधियों पर। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भी जुर्म को लेकर लगातार नकेल कसी जा रही है, अब उत्तराखंड में भी जुर्म पर काबू पाने की कोशिशें तेज हैं। एसटीएफ टीम की तैयारी की जा रही है। एसटीएफ टीम का गठन किया जाएगा जो कि टॉप 20 अपराधियों की सूची
तैयार करेगा और उसके बाद उन पर काबू पाने की कोशिशें तेज की जाएंगी। उनको पकड़ने के लिए लगातार एसटीएफ की नजर चप्पे चप्पे पर रहेगी। उत्तराखंड में बड़ी तादाद में जो अपराधी हैं, जो बदमाश हैं, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। तो उत्तराखंड से अहम खबर आपको दे रहे हैं, जहां फरार अपराधियों पर 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का इनाम घोषित किया गया है। और लगातार उत्तराखंड सरकार की यही कोशिश है कि जो अपराध है उस पर काबू पाया जाए और जो फरार अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द वापस पकड़ा जाए, ताकि वो और ज्यादा अपराध उत्तराखंड में ना बढ़ा सकें। एसटीएफ की टीम तैयार करेगी टॉप 20 अपराधियों की सूची, जो कि लगातार अपराध बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं और उनका नाम पहले भी कई मामलों में सामने आ चुका है। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। नए साल से पहले ही अनिल बलूनी की सौगात मिली है। उत्तराखंड के लिए आईआईएमसी को दिलाई थी मंजूरी। दिल्ली से जोड़ने के लिए 2 जनशताब्दी ट्रेन की इजाजत दी गई है। दिल्ली से टनकपुर के लिए चलेगी शताब्दी एक्सप्रेस, वहीं कोटद्वार से दिल्ली के बीच चलेगी शताब्दी एक्सप्रेस। तो 2 ट्रेनों की सौगात मिली है। उत्तराखंड के लिए आईआईएमसी को मंजूरी दिलाई थी। दिल्ली से जोड़ने के लिए 2 जनशताब्दी ट्रेनें चलाने की इजाजत अब मिल गई है, यानी कि अब उत्तराखंड से दिल्ली का सफर और आसान होने जा रहा है। दिल्ली से टनकपुर के लिए चलेगी शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली से टनकपुर आएगी। वहीं एक और ट्रेन भी चलाने की तैयारी है, जो कि कोटद्वार से दिल्ली के बीच चलेगी। तो ये दोनों ही ट्रेनें शताब्दी एक्सप्रेस बताई जा रही हैं और अब इनके आने के बाद लोग राहत की सांस लेंगे और दिल्ली और उत्तराखंड का जो रिश्ता है वो और मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। नए साल से पहले ही अनिल बलूनी की ये सौगात मिली है। उत्तराखंड के लिए आईआईएमसी को मंजूरी दिलाई थी। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको उत्तराखंड से दे रहे हैं, जहां 2 जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों को इजाजत मिल गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंकित काला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकित, बताया जा रहा है कि 2 शताब्दी एक्सप्रेस अब चलाई जाएंगी उत्तराखंड में। कब से ये चलने जा रही हैं और माना ये जाए कि अब उत्तराखंड और दिल्ली के रिश्ते और बेहतर होते हुए दिखाई देंगे? बिल्कुल, देखिए, उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की ओर से रेल मंत्रालय से ये गुजारिश की गई थी कि उत्तराखंड में 2 जनशताब्दी एक्सप्रेस चलाई जाए और उसके तहत टनकपुर से नई दिल्ली और कोटद्वार से नई दिल्ली के बीच ट्रेन चलाने की मांग की गई थी। और इसी के तहत रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अपनी स्वीकृति दे दी है और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने इस बात की जानकारी दी है कि उनको इस संबंध में पत्र भी प्राप्त हो चुका है। समय को लेकर के अभी कब से चलेगी इस बारे में तो जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि अनिल बलूनी ने खुद अपने जो पत्र जारी करा है उसके मुताबिक समय को लेकर के जो भी टाइम टेबल होगा उसको रेल मंत्रालय जल्द जारी करेगा। लेकिन स्वीकृति जरूर मिल गई है मावे, ये एक अच्छी बात है। तो नए साल में कहीं ना कहीं एक सौगात उत्तराखंड वासियों को मिली है और इससे जो दिल्ली तक की जो दूरी थी वो काफी हद तक बेहतर होगी और इससे बड़ी संख्या में जो लोग उत्तराखंड से दिल्ली की ओर आते जाते हैं वहां पर भी काफी हद तक लोगों को राहत मिलेगी। बिल्कुल अंकित, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये ट्रेनें चलाई जाएंगी और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित काला, ये तमाम अहम जानकारी हमें देने के लिए। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने विधानसभा देहरादून में प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती विकास प्रोग्राम के संबंध में बैठक ली। बैठक में उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों की आजीविका और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से स्थायी आजीविका विकल्प के रूप में कार्य योजना बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत कृषि जलवायु के परिस्थितियों और विपणन प्रसंस्करण से संबंधित पहलू को भी ध्यान में रखा जाएगा। इस कार्य योजना में उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में कृषि, बागवानी, फसलों को बढ़ावा देने वाली संभावना का पता लगाया जाएगा। इसके अलावा अन्य आजीविका विकल्पों से संबंधित रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। बैठक में कृषि मंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती विकास प्रोग्राम से संबंधित कार्य योजना बनाकर भारत सरकार को भेजा जाए। आम आदमी पार्टी के पंजाब से सांसद भगवंत मान ने किसान न्याय यात्रा के लिए जसपुर विधानसभा पहुंचे, जहां आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सांसद भगवंत मान का फूल मालाओं से स्वागत किया। यहां से सांसद भगवंत मान ने किसान यात्रा का शुभारंभ किया। किसान न्याय यात्रा रायपुर बॉर्डर से शुरू होकर गांधी पार्क, अब्दुल बारी चौक,
मेन बाजार सुभाष चौक होती हुई खटीमा के लिए रवाना हुई। इस दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए भगवंत मान ने कहा कि सरकार अहंकार में कृषि बिलों को वापस नहीं ले रही है। 25 दिसंबर को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में घेरकर बिल वापस लेने की मांग की गई थी, मगर कुछ नहीं हुआ। आपको बता दें, किसान न्याय यात्रा में सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर, ट्रॉली और अन्य वाहन मौजूद रहे। बता दें, यात्रा 30 दिसंबर को खटीमा पहुंचेगी। जो 3 काले कानून लेके आए, जबरदस्ती लोकसभा राज्यसभा में पास करवाए गए, वोटिंग भी नहीं करवाई गई, यस और नो के जरिए जबरदस्ती ये काले कानून लाए गए, तब से पंजाब का किसान तो आंदोलित है। लेकिन पिछले 1 महीने से ज्यादा हो गया, पूरे देश का किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठा है। इतनी ठंड है, 50 से ज्यादा आदमी की जान जा चुकी है, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं सरक रही। ये जो अहंकार की नीति है, ये छोड़नी पड़ेगी। मैंने पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में मोदी जी को भी रोका था 25 तारीख को। मैंने वो यही कहा था कि अगर आप रात को इसी सेंट्रल हॉल को 12:30 बजे GST लागू करने के लिए खुलवा सकते हो, तो एक दिन का विशेष सत्र बुला के इन कानूनों को वापस ले लो। देश का किसान जो पूरे देश का पेट पालता है, वो वहाँ पे अपने परिवारों समेत वहाँ पे मर रहा है, ठहर रहा है ठंड में, तो काले कानून वापस ले जाओ। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान के दौरे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि आम आदमी पार्टी के सांसद या कोई अन्य बड़े नेता यहां कितनी भी खोजबीन कर लें, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलने वाला। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। आपको बता दें, पिछले दिनों दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी उत्तराखंड का दौरा किया था। अपने बड़े नेताओं के दौरे के बिहाफ पर आम आदमी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में तीसरे विकल्प के रूप में उभर कर आने का दावा कर रही है। आदमी के पार्टी के सांसद आए, चाहे कोई और लोग आए, चाहे आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री आए, वो जो खोजबीन कर रहे हैं उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। उत्तराखंड राज्य में आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं। गंगोलीहाट व्यापार संघ अध्यक्ष हरीश धानिक ने अपने व्यक्तिगत संसाधनों से नगर पंचायत क्षेत्र के 7 वार्डों के गरीब, असहाय, बेसहारा और निर्धन लोगों को कंबल और रजाई बांटे। व्यापार संघ अध्यक्ष हरीश धानिक ने कहा, क्षेत्र में कई निर्धन परिवार हैं जिनके पास ठंड से बचने के लिए परेशानी हो रही थी, जिस पर निर्धन और असहायों की ठंड से बचने के लिए मदद की। इस मौके पर पुलिस, व्यापार संघ समेत नगर के लोग मौजूद थे। व्यापार संघ अध्यक्ष इस पहल की विभिन्न संगठनों ने सराहना की है। कांग्रेस शासन में कैबिनेट मंत्री रहे नवप्रभात के नेतृत्व में किसान बिल के विरोध में दिल्ली समेत अन्य जगहों पर प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। किसानों के समर्थन में आज तिलक भवन के बाहर भी सांकेतिक धरना दिया गया। इस मौके पर काफी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस का ये सांकेतिक धरना आगे भी बाकी जगहों पर जारी रहेगा। किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली के चारों तरफ और हर जनपद के अंदर। उस आंदोलन को हम लोग समर्थन इसलिए दे रहे हैं कि हम खुद भी किसान हैं और हम इस महत्व को स्वीकार करते हैं। इस सारी चीज़ों के ऊपर एकाधिकार नहीं होना चाहिए। आपने उद्योग में एकाधिकार पैदा कर दिया, आप खुदरा व्यापार को ख़त्म कर देना चाहते हैं, आप किसानी पर एकाधिकार करा देना चाहते हैं। ये लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। इस देश का प्रधानमंत्री एक तरीके से पिता तुल्य होता है हर व्यक्ति के लिए। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो उसे सहानुभूतिपूर्वक उनकी बात सुननी चाहिए। आप ये कहते हैं कि ये कानून बहुत अच्छे हैं, ये किसानों को हित में है, तो आप इस पर संसद में चर्चा कराने से क्यों कतरा गए? रानीखेत के कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर मुख्यालय में यूनिट हेडक्वार्टर कोटा भर्ती रैली शुरू हो गई है। पहले दिन सैनिक जीडी के लिए पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत जनपद के नौजवानों को मौका दिया गया। प्री हाइट टेस्ट के लिए गेट पर तीनों जिलों के 1700 युवा पहुंचे। इनमें 1300 नौजवान दौड़ के लिए मैदान में उतारे गए। वहीं अब कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर रानीखेत द्वारा सैनिक भर्ती के दूसरे दिन आज 600 युवकों ने अपनी किस्मत आजमाई, जिसमें से केवल 250 युवक आगे की परीक्षा के लिए सेलेक्ट किए गए हैं। आपको बता दें कि दौड़ में सभी उक्त युवकों के बीच दौड़ हुई। इनमें सफल रहे युवकों का फिजिकल टेस्ट भी हुआ, जिसके बाद कागजातों की जांच की गई। बता दें, अब बुधवार को हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और नागा युवकों की भर्ती होनी है, जिसके लिए बाहरी राज्यों के युवक रानीखेत पहुंच चुके हैं। सेकंड हो गए ना। फिलहाल यहाँ पर आज जैसा कि आपने बोला, रिलेशन वाले जो रिलेटिव्स हैं, जिसमें सैन्य परिवारों में भाई हैं या उनके लड़के हैं, वो लोग आए हुए हैं कुमाऊं रीजन के 3 डिस्ट्रिक्ट्स के। इन 3 डिस्ट्रिक्ट के प्लस ट्रेड्समैन में सारे डिस्ट्रिक्ट्स के आते हैं। करीब 1300 लोग अभी आ चुके हैं
और 1300 लोग ही इसके बाद अभी हमने एंट्री बंद कर दी है। और फिलहाल अभी इनकी दौड़ हो रखी है, चिनअप चल रहा है, जो भी इनका फिजिकल टेस्ट है वो होगा, उसके बाद इनका एक बेसिक मेडिकल टेस्ट जिसको बोलते हैं प्री मेडिकल टेस्ट वो होगा। उसमें फिलहाल सब कुछ कोऑर्डिनेटेड है, सब आराम से चल रहा है, कोई अभी तक परेशानी नहीं है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का हमें इस बार काफ़ी सपोर्ट मिला है। वहीं सेना में भर्ती होने वाले युवाओं की कोरोना जांच के काम ने स्वास्थ्य विभाग के पसीने निकाल दिए हैं। विभाग द्वारा 2 दिन से युवाओं की जांच का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक 1/3 युवाओं की सैंपलिंग नहीं हो पाई है। लक्सर के कोविड-19 जांच केंद्र पर युवाओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई दिखाई दे रही है। कोट द्वार में सेना की भर्ती को लेकर के युवाओं में कितनी होड़ है ये हम आपको दिखा सकते हैं। आज लक्सर के पुरानी सीएचसी जो कोविड सेंटर बना रहा है, आप देख सकते हैं किस तरह से युवाओं की भीड़ लगी हुई है। ये सब ये युवा हैं जिनका कोरोना रैपिड एंटीजन टेस्ट होना है और ये रिपोर्ट इन्हें मिलनी है। इसके बाद ये लोग जो हैं 31 तारीख की भर्ती में शामिल होंगे। अब आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ लगी हुई है और ये भीड़ केवल सिर्फ यहाँ नहीं है, इस गेट से लेकर के पिछले गेट तक करीब 1500 से ज्यादा युवा यहाँ मौजूद है और ऐसी भीड़ सीएचसी पर लगी हुई है जो अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी हो गई है कि क्या आज शाम तक इन सबके कोरोना सैंपल यानी कि इनके सैंपल लेकर के इनकी रिपोर्ट आ सकती है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। यहाँ कुछ युवाओं से बात करेंगे। आप कब तक बात कर रहे हैं? 2 दिन से युवाओं को टोकन मिले हुए हैं और सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, ये आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि हमारी 10 टीम कहीं ना कहीं इन युवाओं के कोरोना सैंपल ले रही है और उनकी जांच रिपोर्ट तैयार कर रही है। अब ऐसे में जिस तरह से ये बड़ी तादाद में जो युवा हैं इन सब की रैपिड एंटीजन टेस्ट होंगे और इनकी रिपोर्ट तैयार हो पाएगी ताकि ये 31 तारीख को होने वाली भर्ती में वहां पहुंच सके और भाग ले सके। ये तो बड़ा सवाल है, कैसे संभव होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। उत्तराखंड प्रदेश में चल रही सेना की खुली भर्ती में पचवादून के युवाओं द्वारा तैयारी करने के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ ही कोविड-19 रिपोर्ट को लेकर पैदा हुई संशय की स्थिति सीएचसी सेंटरों पर भारी पड़ती दिख रही है। सीएचसी विकासनगर में मंगलवार को युवाओं के लगभग 400 की तादाद में एंटीजन टेस्ट कराने पहुंचे थे। युवाओं द्वारा केवल 75 की सूचना मिलते ही युवा पीढ़ी द्वारा सीएचसी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बाद में सीएचसी प्रशासन द्वारा एंटीजन टेस्ट कराने की संख्या बढ़ाने के बाद मामले को शांत करवाया गया। इस पूरे मामले को शांत कराने के लिए पुलिस बल को भी सीएचसी विकासनगर पहुंचना पड़ा। निर्माता विवेक अग्निहोत्री द कश्मीर फाइल्स की शूटिंग के लिए अभिनेता अनुपम खेर मसूरी पहुंचे। वहीं अपने फुर्सत के पलों में अनुपम खेर लोगों से बातचीत कर सोशल मीडिया में अपलोड कर रहे हैं वीडियो, जो इन दोनों लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मसूरी में शूटिंग साइट पर जाते समय जाम में फंसे अनुपम खेर ने एक युवक से स्कूटी पर लिफ्ट मांगी, जिसको उनके द्वारा सोशल मीडिया में अपने प्रशंसकों के साथ साझा किया गया। वहीं शूटिंग के दौरान उनके द्वारा 87 साल के कश्मीरी पंडित मोहन लाल रैना से बातचीत की, जिसका वीडियो भी उनके द्वारा सोशल मीडिया में अपलोड किया गया है। उस घर से कूच करने से पहले क्यों न सोचा कहां जा रहे हो। उत्तराखंड के जोशीमठ से अहम खबर आपको दे दें, जहां नए साल पर औली पहुंच रहे हैं पर्यटकों से हुआ है गुलजार। औली विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। औली में लगातार बर्फबारी हो रही है। पर्यटक जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। तो औली में पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं और बर्फबारी हो रही है। ऐसे में बर्फबारी का मजा उठाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं सभी पर्यटक। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है औली, उत्तराखंड की अहम जगह, और अब यहां पर पर्यटक पहुंच रहे हैं और जमकर बर्फबारी का मजा उठा रहे हैं। यह अहम जानकारी आपको जोशीमठ से दे रहे हैं, जहां नए साल से पहले ही बर्फबारी हो रही है और यहां पर्यटक पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का मजा उठा रहे हैं।
पिछले 2 दिनों से जिले में मौसम ने करवट बदली है, तो वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले वाले इलाकों में बारिश हो रही है, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई है और ठंड ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। मोरी का सांकरी जखोल क्षेत्र में पूरी तरह बर्फ से लकदक है। नए साल जश्न मनाने के लिए सांकरी जखोल पहुंचे पर्यटक बर्फबारी के साथ खूब लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम के करवट बदलते आज सांकरी क्षेत्र में दिन में पर्यटकों को बर्फबारी का सुंदर नजारा देखने को मिल रहा है। सांकरी और जखोल में सुबह से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी से पूरे क्षेत्र में शीतलहर दौड़ पड़ी है। सांकरी जखोल में बर्फ करीब 1.5 फीट तक गिर गई है। नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक सांकरी पहुंचे हैं। अब आपको उत्तराखंड के चमोली से अहम खबर दे दें, जहां मार्गशीर्ष पूर्णिमा को हुआ अनुसुईया नोदी मेले का समापन। मार्गशीर्ष पूर्णिमा तक 2 दिवसीय देवी मेले का आयोजन होगा। दत्तात्रेय जयंती के नाम से भी जानी जाती है मार्गशीर्ष पूर्णिमा। तो 2 दिवसीय देवी मेले का आयोजन किया जाएगा, यह हम जानकारी आपको दे रहे हैं। दत्तात्रेय जयंती के प्रांगण में देवडोलियों का मेला आयोजित किया जाएगा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को हुआ अनुसुईया मेले का समापन। चमोली से इस वक्त की अहम खबर, मार्गशीर्ष पूर्णिमा तक 2 दिवसीय देवी मेले का आयोजन होगा। अनुसुईया के दिव्य प्रांगण में देवडोलियों का मिलन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।